नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, कई हिस्सों में, खासकर हावड़ा, हुगली में जिस तरह से रामनवमी की हिंसा हुई थी, रामनवमी की शोभा यात्राओं को लेकर जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर के अभी भी वहां पर, हालांकि माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो स्थिति जो है वहां पर विस्फोटक बनी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, दरअसल जो लोग हिंसा के शिकार हुए, ये आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार जो है, वहां की पुलिस जो है, वो दरअसल पीड़ितों की नहीं सुन रही, बल्कि हमलावर जो हैं उनको लेकर के, जो लोग हमला कर रहे थे, जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे, वो उनको बचाने में लगी हुई है। और इसीलिए आज का हमारा शीर्षक जो है, दो टूक का शीर्षक है, भगवान बचाए। और यह हम कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, ममता दीदी के बंगाल के संदर्भ में। और यह हम नहीं कह रहे, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है, यह पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए गई। वहां पर रामनवमी की जो हिंसा हुई, इस हिंसा की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 6 सदस्यों की एक टीम दौरा करने गई। और इस टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के, ध्यान से सुनिएगा, इस टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड पूर्व चीफ जस्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने वहां पर हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसको देखकर भगवान बचाए। ये उनके शब्द हैं। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए। हालांकि इससे पहले यह जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, इसका यह भी दावा है, इसका यह भी आरोप है कि जब ये इस इलाकों में जा रहे थे जहां हिंसा हुई, तो पुलिस ने इनको कई इलाकों में जाने नहीं दिया, बल्कि पुलिस ने इनको रोका। यह कहा धारा 144 लगी, आप जा नहीं सकते। जबकि फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा कि हम अकेले अकेले चले जाएंगे, हम अकेले जाकर के मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो पीड़ित है उनसे मिलना है। लेकिन पुलिस ने उन्हें कई जगह रोका, कई जगह झड़प हुई इस टीम की। उसके बाद यह टीम ने जब कई पीड़ितों से मुलाकात की जैसे तैसे, तो इनका कहना है कि पीड़ितों का साफ यह आरोप है कि पुलिस जो है वो दरअसल उपद्रवियों को नहीं, बल्कि पीड़ित लोगों को ही सता रही है, उन्हीं को दबा रही है। आपको यह भी मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की जांच करने के लिए भी जब एक टीम वहां गई, उस हिंसा की जांच करने के लिए जो मानवाधिकार आयोग की टीम वहां गई, तो उस टीम पर भी पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था। उस टीम पर हमला हुआ था। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं भगवान बचाए। क्या वास्तव में पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी ही है? हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी कह रही हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम की जरूरत ही नहीं थी, और वो जो तथ्य उठाए गए उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर आज दो टूक में बहस होगी, क्योंकि ये आज की बड़ी खबर है। राजनीतिक खबरें जरूर छाई हुई हैं देश में, लेकिन बंगाल में जो हुआ है वो वास्तव में एक बड़ी खबर है, और उस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि बंगाल जो है दिल्ली से दूर हो सकता है, लेकिन देश का अहम हिस्सा है, और वहां पर अगर ऐसे हालात हैं तो उन पर चर्चा लाजमी है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। रामनवमी की हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम ने आज देर शाम कोलकाता में राज्यपाल से मिलकर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी। 6 सदस्यीय इस टीम ने राज्य में हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। इस टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद इस टीम ने राज्य में हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस हाल में बंगाल को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। The Honorable High Court has directed deployment of the central forces at some places, sensitive places during Hanuman Jayanti celebrations.
एक भी नहीं हुआ, उनको हिम्मत नहीं हुआ कि ये एक पत्थर फेंके। क्या बात है, डिफरेंस क्या था? दैट ओनली शोज that the local police establishment is hand in glove with rioters, and rioters are getting encouraged. We are not speaking about the religion also. Whoever is a rioter, he is getting encouragement from the police that if you do this, we have got protection and we can do anything whatever they want. This is not good for democracy, and we strongly condemn this. We have already prepared a report. We are going to submit to the National Human Rights Commission. Yesterday also we gave an indication on that there may be an element of national security in this, though it may appear to be a local this thing, but the way it is occurring, with the pattern, the repetition, the method, and the involvement of various agencies needs to be investigated by the NIA. Otherwise, it cannot go on like this. आप हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं तो हम चल के चले जाएंगे। कर्फ्यू तो नहीं है ना कहीं, बंगाल में कर्फ्यू तो नहीं है। हमने कहा हम चले जाएंगे एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ बीइंग अ अनलॉफुल असेंबली, वी हैव नो इंटेंशन ऑफ वायोलेटिंग द लॉ। वी विल गो इन ग्रुप्स ऑफ 2s and 3s। आई स्टार्टेड वॉकिंग अलोन, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव कम फॉर अ पर्पस एंड आई मस्ट डू दैट, आई मस्ट फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज तो यही रोक दिया गया है और हमें दुख की बात है, देखिए कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को। क्या बंगाल सरकार अपनी पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचती? हम जरूर बात करेंगे और हम कहीं ना कहीं से हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरह से हम तरीका निकालना पड़ेगा। मानवाधिकार आयोग की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने न सिर्फ कई जगह पर रोका, बल्कि टीम को पीड़ित लोगों से मिलने भी नहीं दिया। हालांकि मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जब राज्य में हालात नियंत्रण में हैं, तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की जरूरत ही क्या है। Only the incident came because of the BJP. They changed the timing without the permission. They have done it because High Court told you cannot say anything. That's why up to the 6th I didn't say anything. And after that, when they have taken the permission, even police said you do it. Police has not given permission. Number 1. Number 2, the meeting was mentioned. They will do it in the afternoon. But at the time of namaz time, intentionally, deliberately they went there to victimize the people. इधर ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर इस हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी कहती हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल दंगाइयों ने जानबूझकर नमाज के समय का इंतजार किया और पथराव करने के लिए उकसाया, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसके मुताबिक रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्वक हुई। कुछ इलाकों में पुलिस बल तैनात था, लेकिन जब उपद्रवियों ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू किए तो पुलिस वहां से पूरी तरह से हट गई। कुछ इलाकों में जबरन लोग घुसे और एक तबके के घरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री जी की भाषा में तुम है, जो लोग रामनवमी मना रहे थे वो तुम हैं, बाकी जो हिस्सा है जैसे सरकार और उपद्रवियों का, वो हिस्सा उनके लिए हम हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ही समाज को विभाजित कर रही हैं। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। हमने पहले भी कहा था, ये सब सोचा हुआ प्लान था, और ये प्लान तो जब हुआ, जब हमने कहा भी कि भाई ये सब पुलिस फोर्सेस और उनका जो गैंग्स हैं उन्होंने किया और ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुआ है, ये हमने पहले भी कहा। लेकिन एक कमिटी, जो कोर्ट की अपॉइंटेड कमिटी, जब ग्रास रूट में जाकर ये बात समझ पाता है तो वो मेरे ख्याल से एविडेंस है, इसका जवाब देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस बीच पश्चिम बंगाल में 3 आदिवासी महिलाओं का दंडवत करते हुए वीडियो भी सामने आया है। इन आदिवासी महिलाओं ने भाजपा ज्वाइन की थी, पर बाद में इन्हें जबरन डरा धमकाकर टीएमसी ज्वाइन करा दी गई और प्रायश्चित के तौर पर इन आदिवासी महिलाओं को 1 किलोमीटर तक सड़क पर दंडवत करवाया गया। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है भगवान बचाए। मैंने आपको बताया अपनी रिपोर्ट में कि हम क्यों कह रहे हैं भगवान बचाए, क्योंकि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, जो कि
पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ गए थे, फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गए थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल के हालात को बयां करते हुए कहा कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको देखते हुए कहा जा सकता है भगवान बचाए। इसी पर चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, वो आपके सामने आ रहा है। मेरा आज का सवाल, ममता बोली भाजपा दंगाई, जबकि मानव अधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रामनवमी की हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आखिर कौन सही कौन सच्चा? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। ममता बोली भाजपा दंगाई, जबकि मानव अधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रामनवमी की हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आखिर कौन सही और कौन सच्चा, ये मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान जो हैं, चार मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की डिबेट में। इस पर चर्चा करने के लिए आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जी जुड़ चुकी हैं पश्चिम बंगाल से, वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं प्रियंका टिब्रेवाल जी। मेरे साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश चंद्र वार्ष्णेय जी जुड़े हैं, सीपीआई के जो हैं सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, प्रोफेसर हैं। और मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़े हैं कोलकाता से, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं डिबेट को शुरुआत करूं, मैं एक जानकारी के तौर पर मेरे साथ जो दो मेहमान जुड़े हुए हैं, तौसीफुर रहमान जी टीएमसी से और दिनेश चंद्र जी सीपीआई से, इन दोनों पार्टियों के लिए आज एक जो है झटका है एक तरह से, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का जो राष्ट्रीय पार्टियों का जो दर्जा था वो फिलहाल जो है वो दर्जा इनसे वापस ले लिया गया है, क्योंकि जो चुनाव आयोग लगातार जो देखता है कि किस राज्य में आपको कितना वोट परसेंट मिल रहा है, बाकी सब चीज़ें, उसके आधार पर दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वापस ले लिया गया है। बहरहाल मैं शुरुआत प्रियंका जी आपसे करता हूँ। प्रियंका जी मुझे दिखाई नहीं दे रही। ओके, चलिए मैं प्रियंका जी के पास जाऊँ, उससे पहले मैं मोहम्मद तौसीफ रहमान जी आप ही के पास आ जाता हूँ। मोहम्मद तौसीफ रहमान जी, जी सर, जो ये फैक्ट फाइंडिंग की टीम कह रही है वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। ये ठीक है कि ममता दीदी कह रही हैं कि अब जरूरत नहीं थी इस टीम की, राज्य में सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जो कुछ हुआ उसको लेकर के ममता दीदी के दावे एक तरफ है और फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कह रही है वो कुछ और ही कह रही है। आखिर सच क्या है? कैसे लोग जान पाएंगे सच क्या है? सर देखिए, बंगाल की जनता ये लगभग 2016 से लेकर 2023 है, जिस तरीके से ये पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत एक अच्छी बात ये भी है कि जहां पे कल्चर डाइवर्सिटी है, लोग एक साथ रहते हैं, त्योहार एक साथ मनाते हैं, उठते बैठते एक साथ है, वहीं पर कुछ लोग दंगा करने की जब कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने आंखों से ये चीज देख रहे हैं। रही बात फैक्ट फाइंडिंग की, तो मैं नकार के या ये नहीं कहूंगा कि झूठे हैं वो लोग, क्योंकि बदतमीजी हो जाएगी, लोगों का अपना अपना काम है। पर बहुत अफसोस की बात है, जिस शहर में लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ त्योहार बनाते हैं, उसी जगह में आप ये कह रहे हैं। अभी तो देखिए, मैं आपको सर बता, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, दूरदर्शन पूरे भारत में लोगों के घर पे है। आज से 2021 में हमारे बंगाल को कश्मीर कहा जा रहा था, हो सकता है जैसे जैसे एमपी चुनाव सामने आएगा इसको अफगानिस्तान करार दे दिया जाएगा। मगर सबसे अच्छी बात यह कि लोगों के सामने इस चीज का परिणाम है, रिजल्ट है। शिवपुर से थोड़े ही दूर में एमजी रोड थी, वहां से रामनवमी की उससे बहुत बड़ी रैली निकली है, उससे बहुत विशाल रैली निकली है श्री राम जी की, और वहां पर बाकायदा अवतार में एक साथ अवतारी खुली, लोग फोटो उठाएं और पूरा फोटो वायरल भी हो रहा है। ये शिवपुर में एक ऐसा हादसा ये 2 साल 3 साल से क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल आप मुझसे करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर होम मिनिस्ट्री तो आपके पास है, पुलिस तो आपकी है, तो तृणमूल कांग्रेस भाग नहीं रही है। सर तृणमूल कांग्रेस इस चीज का पूरा जायजा ले रही है, उसकी जिम्मेदारी भी ले रही है, मगर इसी को अगर कोई कांड करना है आप इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर आप स्टूडियो में, अगर आपके साथ मैं अगर बैठा हूं और अगर आपको पेन फेंक कर अगर आप मुझे मारना हो तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं मार दूंगा, बाद में मुझे जेल पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए 19 साल के बच्चे के हाथ में कागज कलम के बदले में, कितनी अफसोस की बात है, वो लड़का अरेस्ट हो गया सुमित, वो हमारा ही लड़का है, यहीं पर रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज उसके हाथ में कागज कलम और डिग्री के अलावा में उसके हाथ में 9mm पिस्टल, उसके हाथ में कट्टा दिख रहा है, उसके हाथ में तलवार दिख रही है,
सर लंच आवर में परमिशन दिया गया था सर, एक रूट दायरे में दिया गया था सर। आज अगर प्रधानमंत्री भी कहीं से जाते हैं तो उनको रूट दिया जाता है, प्रधानमंत्री भी अपना रूट डिरेल नहीं करेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो, रूट डिरेल नहीं किया जा सकता है सर। आपने वो रैली को 5 बजे रात शाम से निकाला, सवाल है क्यों? और मैं तो सर यही कह रहा हूं कि वो रैली निकालने वाले हिंदू नहीं है, हमारे साथ वो हिंदू भाई हो ही नहीं सकते। अरे सर हमारे साथ तो हिंदू भाई अफ्तार पार्टी दे रहे हैं, हमें रमजान की तैयारी कर रहे हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं सर? तौसीफ जी झमेला कर रहे हैं। तौसीफ जी आप तौसीफ जी पत्थर मार रहे हैं, ये हिंदू नहीं है। तौसीफ जी हिंदू हो ही नहीं सकते। तौसीफ जी से हिंदू हो सकते हैं सर? तौसीफ जी लक्ष्मी पूजा एक साथ बनाते हैं, तौसीफ जी सरस्वती पूजा मेरे यहाँ बनता है, तौसीफ जी सुनिए, पूजा के 20 कमेटी का अरे बाबा तौसीफ जी मैं सर, तौसीफ जी सुनिए ना, मैं ना सर तौसीफ जी तो ना, कलकत्ते में ऐसे कैसे होता है सर? तौसीफ जी सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं, मैं और आप जो हैं दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, दंगा करने वाले कौन थे, मैं तो इन सब चीजों पर मैं तो चर्चा करने के लिए हूं, जाहिर सी बात है मैं सवाल पूछने के लिए हूं। आपने कई चीजें कही, मैं उनका जवाब भी लूंगा, लेकिन आपने एक बात कहा है कि हम लोग जायजा ले रहे हैं, जिम्मेदारी से हम भाग नहीं रहे। आपने ये कहा ना कि भाई मेरा छोटा सा सवाल, फिर मैं प्रियंका जी के पास आपके तमाम सवाल लेके जाऊंगा। मैं किसी को हाँ सर ठीक है मैं किसी को नहीं कह रहा कि कौन दंगाई है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, मैं उस डिबेट में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी सवाल जो है राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो उठ रहा है, मैं उस पर ज्यादा रहना चाहता हूं, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग टीम मानवाधिकार आयोग की एक टीम है, उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के गए, उन्होंने आज जो कहा वो वास्तव में चौंकाने वाला। और उनका एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने कहा ये लोकल जरूर पैटर्न है, ये जरूर लोकल घटना है, लेकिन जो पैटर्न है वो जो है वो राष्ट्रीय चिंता का विषय है, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। सर ये भी तो देख लीजिए, जो बंगाल में आके दंगा करके चले गए सर, लोगों ने कन्फेस कर लिया, मैं आपको एफआईआर रिपोर्ट दे दूंगा सर। एक दर्शन में बैठा हूं सर, कोई मामूली चैनल में नहीं बैठा। सर आप बिल्कुल नेशनल चैनल में बैठा हूं सर, मैं आपकी चैनल देखते हुए आ रहा हूं सर, मैं आपकी झूठ बोलने का नहीं, सुनिए सर तौसीफ जी, मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने दावे करेंगे, प्रियंका जी और दिनेश चंद जी और हमारे साथ जो प्रकाश जी, उनके पास अपनी जानकारी हो, मैं ग्राउंड पर नहीं हूं। एफआईआर जो है मैं सिर्फ कागज देख सकता हूं, मैंने रिपोर्ट देखी है, मैं उसके आधार पर बात करूंगा ना, बाकी आप लोग जो बताएंगे उसको एक दूसरे जो प्रियंका जी उसको कितना सही मानेंगी या प्रकाश चंडालिया जी उसको लेकर कितना दिनेश चंद जी कहेंगे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपने अभी बड़ी सारी बातें कह दी, मैं फिर कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था पे जो उंगली उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं, मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम की बात कर रहा हूं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की। सर एक मिनट, मेरा सवाल हो जाए तौसीफ जी, फिर आप जवाब दीजिए, मैं समय दे रहा हूं, देखिए मैं समय की कमी नहीं किसी को होने देता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम कह रही है कि जब उपद्रवी वहां पर पत्थर मार रहे थे तो उसके बाद पुलिस वहां से चली गई, और उसके बाद जब सेंट्रल फोर्सेज आती हैं तो हनुमान जयंती पर कुछ नहीं होता। वो सीधे कह रहे हैं कि राज्य सरकार को, और वो कह रहे हैं कि ममता दीदी ने एक तरह से समाज में भेद डाला। वो बड़ी बात कह रहे हैं कि हम और तुम कर दिया, कि रामनवमी वाले तुम है बाकी लोग हम हैं। तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं सर। इसमें हम और तुम की बात नहीं है सर, मैं तो अभी भी बैठ के मैं भी ये कह रहा हूं सर कि जो लोग वहां पर दंगा किए थे उनका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई क्रीड है सर। वो दंगा करने के लिए आए थे। और फैक्ट फाइंडिंग का क्या है सर? 2 साल पहले भी फैक्ट फाइंडिंग बदनाम करके चले गए बंगाल के लोगों को, कि बंगाल के लोगों को झगड़ा करना आता है। लॉ एंड ऑर्डर तो दूर की बात है सर। अरे परमिशन जब मिला था किसी वक्त का, उस परमिशन में लेके चलिए सर। आप कौन से परमिशन, आपको दिन का लंच आवर में परमिशन मिला, आप रैली निकाल ले 5:30 बजे को, तो लॉ एंड ऑर्डर सर आपको भी देखना पड़ेगा ना। एक इंसान को भी लॉ ऑर्डर समझना चाहिए। आप सबसे बड़ी बात यह है और अफसोस की बात यह है कि आप हमारे कल्चर को, हमारी खूबसूरती को आप बदनाम करने में तुले हुए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जिस बंगाल में मैं रह रहा हूं और जिस बंगाल में बीजेपी वाले रह रहे हैं, उनको इतना अंतर दिखता कहां से? तब तो सर मैं ये भी बोलूंगा कि भारत भी आज सेफ नहीं है। नरेंद्र मोदी हर चीज का जिम्मेदार है। पैसा चला गया, काला धन उड़ गया, स्कैम पे स्कैम हो जा रहा है, करप्शन पे करप्शन हो जा रहा है। ओके जिम्मेदार कौन है? पुलवामा में अटैक हुआ तो क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन हो सकता है? ओके, मैं प्रियंका जी के पास जाऊं, लेकिन एक ही बात मैं प्रियंका जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी।
जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर कोई सवाल उठाते हैं तो किसी के कल्चर पर हमला नहीं होता। ये बात हमको समझनी चाहिए, क्योंकि आज आप लोग सुनिए, तौसीफ जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज आप लोग सत्ता में हैं, उससे पहले आप लोग वहां पर विपक्ष पर जो वहां पर सरकारें रही सीपीएम सीपीआई की, आप उन पर कहते थे कि ये टोलाबाजी करती हैं, आप उन पर कहते थे कि ये लोग जो है इस तरह से जो है साइंटिफिक रिगिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग उस वक्त बंगाल को बदनाम कर रहे थे। तो ये मेरा मुझे लगता है ये थोड़ा सा अतिवाद होगा। लेकिन प्रियंका टिबड़ेवाल जी, जो मोहम्मद तौसीफ जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट जो आती हैं वो बंगाल को बदनाम करने के लिए आती हैं। जो टाइम दिया गया था, जो कुछ किया गया था उस समय पे नहीं निकली, इसके अलावा हुआ, पथराव हुआ, वो सीधा ममता जी कह रही है कि बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। सारी बातें सुनी, एक एक करके मैं सारी बातों का जो है खुलासा करती हूँ और अच्छे से जवाब देती हूँ उनकी सारी बातों का। ये फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम यहाँ आई है और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, इस टीम को जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है सिविलाइज सोसाइटी इसको हेड कर रहे हैं, उनका नाम है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, जो कि रिटायर्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस है पटना हाईकोर्ट के। तो ये जो इनका कहना है कि कोई भी टीम आ जाती है और हमें बदनाम करके चली जाती है, तो पहले आप देखिए कि इसमें कैसे कैसे लोग हैं जो इसमें शामिल है, और एक सिविलाइज सोसाइटी रहे और लोग जो है डर के रह सके। और ये कहाँ पहुंचती है, ये क्या वेले हैं, इनको टाइम इतना है, ये कहीं भी घूमते रहेंगे? नहीं, जहां हिंसा होती है, जहां वायलेंस होती है, वहां पर मानव के अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए ये टीम जो है वहां पहुंचती है। क्योंकि 2 मई की बात पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई थी, वो हमने और आपने पूरे देश ने मिलकर के देखी थी। और मेरा भाई तौसीफ भी उस समय कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, मगर एनएचआरसी की रिपोर्ट और कोर्ट के ऑर्डर के बाद साबित हो गया था कि कम से कम 50,000 से ज्यादा घर से जो लोगों को है वो बेघर कर दिया गया था, उनके घर लूट लिए गए, आग लगा दी गई थी, आर्सन और किलिंग जो है हुआ, खून की होली हुई थी यहाँ पर। तो पहली बात तो ये है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि किसी खास कारण से ये टीम जो है आज पश्चिम बंगाल में आई है और अपना काम कर रही है। अब इस टीम की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, ये यहाँ पर आई थी आकलन करने के लिए और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। मगर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हिंसा हुई है और ये जो दंगा प्रभावित जो क्षेत्र थे, जब वहां जाना चाहते थे तो यहीं की पुलिस ने इनको जाने नहीं दिया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि रोका किसको जाता है और क्यों रोका जाता है? इसलिए क्योंकि 144 धारा की आड़ लेकर के आप अपने गुनाह छुपाना चाहते थे। आप इस बात को छुपा देना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है उसने सही समय पर डिसीजन नहीं लिया, उसने लोगों के एफआईआर रजिस्टर नहीं किए, उल्टा जो लोग उस प्रोसेशन में निकले थे उनको ही जबरन आपने अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया और उनको डराया धमकाया, बहुत सारे मामलों के उनके खिलाफ केस दर्ज कर देने का उनको आपने भय दिखाया। और ये सब कुछ बाहर नहीं आ जाए इसलिए आपने उस टीम को वहां जाने नहीं दिया। मगर उसके बावजूद विक्टिम जो है वो उनसे जाकर के मिले और कहा कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो लोगों को डिस्क्लोज मत करिए वरना हमारा खून हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है कि हम आपको प्रमाण दे करके, वीडियोस जो है वो प्रमाण है, आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या हुआ। और ये जो मेरे भाई कह रहे हैं कि दंगाई तो प्रोसेशन में आए थे, जैसे ममता बनर्जी ने कहा है, दंगाई कौन थे? जो राम भक्त थे उनको ममता बनर्जी ने दंगाई कहा है और दूसरी एक कम्युनिटी को कहा है भाई तुमको उनको मारना चाहिए था, अटैक करना चाहिए था। तो यही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पथराव हो रहे थे वो छत के ऊपर से हो रहे थे, यानी रूफटॉप पर से हो रहे थे। तो मुझे बताइए कि ये जो 100 मीटर की स्ट्रेच है हावड़ा में, मैं उस रैली में स्वयं शामिल थी, मेरी आंख में चोट आई थी, 4 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो वहां पर पत्थर जब ऊपर से गिरने लगे तो ये पत्थर कौन से भले लोग हैं जो छत के ऊपर रखते हैं? ये 100 मीटर की जो स्ट्रेच थी शिवपुर एरिया में, ये पूरा बहुमूल्य इलाका जो है ये मुस्लिम क्षेत्र है, हिंदुओं के घर नहीं है यहाँ। तो आप चाहते हैं कि हम इस बात को विश्वास करें कि हिंदुओं का जो प्रोसेशन था पहले वो वहां गया, मुसलमानों को कहा कि भाई हमें इजाजत दे दीजिए, हम आपके घरों के ऊपर पत्थर रखेंगे, जब हम यहाँ से गुजरेंगे वही पत्थर आप हम पर फेंक दीजिएगा। यानी इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये पूर्व निर्धारित अटैक था, ये एक सोची समझी साजिश थी। क्यों? लेकिन क्यों प्रियंका जी क्यों सोची समझी? कौन लोग हैं ये जो इस तरह की साजिश रच रहे थे कि रामनवमी का प्रोसेशन? यहाँ की सरकार, ममता बनर्जी स्वयं
ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काए। उन्होंने वहां पर बैठ करके एक दिन पहले कहा कि आप जो है मुसलमान इलाकों से मत गुजरिएगा। नहीं, पर एक मुख्यमंत्री को दंगे भड़का के क्या मिलेगा? कानून व्यवस्था पे सवाल उठेंगे तो मुख्यमंत्री नाकाम मानी जाएंगी ना। देखिए, ये मुख्यमंत्री नाकाम पूरी दुनिया जानती है कि नाकाम है, ये इसको काम की नहीं, क्योंकि जिस इलाके में पिछले साल दंगा हुआ उसी इलाके में उसी 100 मीटर की स्ट्रेच पे फिर से दंगा होता है, जबकि ऑर्गेनाइजर्स ने लिखित रूप में दे दिया था कि इस 100 स्ट्रेच में आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए कि कुछ नहीं हो। यानी लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? रूल ऑफ लॉ संभाले रखने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? पुलिस मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि रैली का टाइम चेंज कर दिया गया, नहीं तो सिर्फ मैं अपने घर से 1:30 बजे निकली थी और उस रैली का हिस्सा थी मैं जब 2:30 बजे रैली चालू हो चुकी थी, 2:30 बजे चालू हो चुकी थी। और दूसरी बात, कोई भी इस तरह की परमिशन को लेकर के नेशनल टेलीविजन पे जो झूठ बोला जा रहा है वो सरासर झूठ है। रास्ता जो है वो मैं 500 बार मैंने टेलीविजन चैनल्स में दिखा दिया है परमिशन, जिसमें पूरा रूट लिखा हुआ है, उसमें ये 100 मीटर का इलाका भी था। ओके। तो किसी बात को बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं होगी। विश्व हिंदू परिषद ने जो रैली निकाली थी, उन्होंने स्वयं आकर के उस वीडियो में जहां एक लड़के के हाथ में कट्टा दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी रैली का हिस्सा नहीं था। उस लड़के की मां ने स्वयं वीडियो के ऊपर ये कहा कि मेरा बेटा टीएमसी करता था। ओके ओके, आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दिया है। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। प्रोफेसर दिनेश चंद्र वार्ष्णेय, क्या बंगाल में हो क्या रहा है? क्या आपको भी लगता है कि अभी वहां की कानून व्यवस्था जो है एक बड़ी चुनौती बन गई है? क्या वहां पर वास्तव में जो है जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से राज्य सरकार की नाकामी आप मानते हैं? देखिए अशोक जी, इतनी सारी बात है कि बंगाल में हम बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि वहां पे जो टीएमसी का है उनकी गुटबाजी चल रही है और वो वहां पे ना तो इलेक्शन के प्रोसीजर को ठीक करने देते हैं ना वो करने देते हैं। और इनकी नाकामी है, जब इन्हें पता था कि रामनवमी के जुलूस में लोग हथियार लेके आ रहे हैं, कट्टा लेके आ रहे हैं, रिवॉल्वर लेके आ रहे हैं, इनको उसी समय उस जुलूस को घेर के पहले डिसआर्म करना चाहिए था। और अगर इन्होंने डिसआर्म नहीं किया तो निश्चित तौर पे बीजेपी और टीएमसी मिली हुई है और ये मुनूरा कुश्ती लड़के वहां पे ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम दो के बीच में संघर्ष है बंगाल में और कुछ नहीं है, जबकि हालिया एक उपचुनाव में ये हार गए हैं। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये एनएचआरसी का जो विजिट है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, पर इसी एनएचआरसी को आगरा में भी जाना चाहिए था, सासाराम में भी देखना चाहिए था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है। 118 जगह बिहार में जुलूस निकला गया और 2 ही जगह दंगे हुए और वो दोनों जगह जो पकड़े गए हैं वो कौन है। ये बजरंग दल है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। बजरंग दल को किस पार्टी का समर्थन है? बजरंग दल को क्या आरएसएस बीजेपी का सीधे तौर पर समर्थन है या नहीं है? सब जानते हैं, देश में है। और ये क्या करते हैं, इनको हथियार लेके जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? कोई भी धार्मिक संगठन है, चाहे वो हिंदू धर्म का है चाहे वो किसी भी धर्म का है, इनको हथियार लेके जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? सिखों के उसमें तो सामने आता है कि कृपान उनका एक हथियार है रिलीजियस, उसमें वो एक कृपान रखते हैं, पर वो भी इस तरह से ब्रांडिश करने की इजाजत उसको भी नहीं होती है एज पर दी सीआरपीसी लॉ। तो ये मेरी समझ से बात है। तीसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि अभी तो वो गुंडागर्दी से कर रहे हैं और बीजेपी भी इस बात को समझ ले कि अभी तो वो नूरा कुश्ती आपस में लड़ रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में 2024 तक ये चाहे किसी को डीरिकॉग्नाइज कर दें पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे ये नूरा कुश्ती कर दें या कोई एक अल्टरनेटिव फोर्स करके के उसके और अपने बीच में संघर्ष दिखा दें, आने वाले समय में जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है, बेरोजगारी से बहुत त्रस्त है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश तो आपको लगता है सर, आपको लगता है कि ये बीजेपी और टीएमसी के बीच एक नूरा कुश्ती है एक तरह की, ताकि बाकी पार्टी या फोर्सेस वहां चुनावी लड़ाई से या वहां उससे बाहर हो जाए? आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जल्दी से तौसीफ जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो आरोप लगे हैं, फिर मैं जो है प्रकाश जी के पास जाऊंगा। जी देखिए पहले तो प्रियंका जी जो है उन्होंने जो कहना था उन्होंने वही बात कहा जो ह्यूमन राइट्स वाला बात करके वो लोग चले गए। बट मेरी बात मैं अब सटीक वही कह रहा हूं, मैं अपने और स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल स्टिक अप हूं कि जो हुआ वो 4-5 घंटे में वो बहुत दुखद था, उसको वाकई में
उस चीज को देखना चाहिए था, मगर वही बात है कि दंगा करने वाले कभी रुकेंगे नहीं, उस चीज को बदनाम करना। नहीं तौसीफ जी, तौसीफ जी बदनाम किसको किया? तौसीफ जी एक मिनट श्री राम को कर रहे हैं। तौसीफ जी आप जिस चीज का रैली निकाल रहे हैं, तौसीफ जी एक मिनट, दो स्पेसिफिक चीजें हैं, मैं इसीलिए आपके पास आया था तो आप एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कर सके। एक बात जो है वो ये कह रही है कि भाई हमारे पास दस्तावेजा, कह रही है मैं दिखा चुकी हूं और वो मैंने भी देखा कई चैनल में, वो डिबेट में उठा, वो कह रही है परमिशन पूरी थी, वो 100 मीटर की भी परमिशन थी जहां पर वो प्रोसेशन निकलना था। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो जो लड़का हथियार के साथ पकड़ा गया, वो उसकी मां जो कह रही है वो वास्तव में टीएमसी का कार्यकर्ता था, टीएमसी के कई लोगों के साथ, सुनिए आप रिस्पॉन्ड कीजिए ना, मैं तो वो, दूसरी बात उसके टीएमसी के कई लोगों के साथ उसकी तस्वीरें भी आई हैं। तीसरी बात जो प्रोफेसर दिनेश वासने ने कही, वो कहा कि भाई अगर ऐसा कोई व्यक्ति घुस रहा है तो आपकी पुलिस को वहां पर डिसआर्म करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह से निकलने देते। तीन चीजों का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। जी सर मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि परमिशन नहीं था? हम तो ये कह रहे हैं कि लंच आवर का परमिशन था, आपने लंच आवर में नहीं निकाल के शाम को 5:30 बजे वो रैली निकाला। तो इसके अलावा आप और क्या कहना चाहते हैं? अब रही बात कि वो लड़का के साथ टीएमसी का पिक्चर्स है, मैं वो पिक्चर्स देखना चाहता हूं कि आप हमें भी रिलीज करें। जैसे कि ये पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देख लीजिए, पूरा भारत देख सकता है। और ऐसे मेरे पास 20 के करीब ज्यादा पिक्चर है और वीडियो के साथ है, जहां बंदा बहुत ही मुशक्कत से और बहुत ही दिल से बीजेपी का कार्य कर रहा है और बीजेपी का काम कर रहा है। तो इसमें आप क्या बहस करें, बच्चों वाली बात। रही बात हमारे सीपीएम के वरिष्ठ, वो बैठे हैं वहां पर, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया कि हम दोनों एक हैं। तो देखिए सीपीएम के साथ तो आर्ग्यू करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए जिनके पास संगठन है। वो अगर आरोप लगाना चाहते हैं, वो बैठे हैं आज टीवी पे, तो आरोप पे आरोप लगा ही सकते हैं, बट कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। सर बंगाल में जहां पर जो होना है वो होगा। रिपोर्ट आप क्या मेंशन करना चाहते हैं डजंट मैटर, वोट पब्लिक किसको दे रही है और किसको देकर आई है, और 24 में किसको वोट मिलेगा, जैसे उन्होंने कहा था कि 24 में पता चलेगा। तो मैं भी इस चीज का इंतजार कर रहा हूं, वक्त सबका आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। और दस्तावेज तो हम इतना लेकर बैठे हैं कि शायद हमें कुछ इतना भेजना पड़ेगा जो जी भी खत्म हो जाएगा। ओके, दस्तावेज की तो बात करें ही नहीं लोग। प्रकाश चंडालिया, ओके, हाँ प्रियंका जी एक मिनट, मैं प्रियंका जी आपको मौका दूंगा। प्रकाश चंडालिया, प्रकाश जी कुल मिलाकर जो है मैं कह रहा हूं कि ये मामला जितना आगे बढ़ रहा है उतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई परमिशन तो थी, लेकिन जो है समय जो है उसके उस समय किया गया। वो लड़का जो है उसकी मां कुछ कह रही है, तौसीफ जी तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये जो कुछ स्थिति है, ममता जी कुछ कह रही है, फैक्ट फाइंडिंग टीम कुछ कह रही है। भाई सच क्या है? लोग कैसे पता चले कि बंगाल में जो हो रहा है उसमें सच क्या है? अशोक जी, तीनों मुख्तलिफ पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने, तीनों के विचार लोगों ने सुन लिए। मीडिया चौथा खंभा होता है, इसलिए आपने उस चौथे नंबर को दिया है। आधे घंटे की डिबेट हो चुकी है और सबका बयान होने सुने। हालांकि प्रियंका जी को मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया। मुझे ये लगता है, और तौसीफ भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से बातें की, ऐसा किया कि जैसे सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक भाईचारे पर, एकता पर बहुत अच्छा लेख उन्होंने लिखा और पढ़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये नहीं पता है कि ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री भी है, लॉ एंड ऑर्डर की उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। और जब कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है तो बिना किसी भय, बिना किसी राग द्वेष या अनुराग के सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों की रक्षा करने की शपथ लेता है। जिस दिन हावड़ा में घटना घटती है उसके एक दिन पहले पूरी शांति रहती है, राज्य में कहीं कोई तनाव का वातावरण नहीं रहता है। लेकिन ममता बनर्जी एक बयान जारी करती हैं, उस बयान में ये कहती है कि रमजान के महीने में एक धर्म विशेष का नाम लेकर के कहती है कि वहां पे भी लोग दंगा नहीं करते। अब इसके दो अर्थ आप निकालिए कि चलो रमजान के महीने में एक वर्ग के लोग दंगा नहीं करते, तो क्या बाकी 11 महीने में क्या होता है, वही करते हैं क्या? इसका अर्थ यह भी निकल सकता है। लेकिन बहरहाल मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। दीदी ने जो बयान जारी किया वो कहीं ना कहीं एक वर्ग के लोगों को उकसाने के लिए और दूसरे वर्ग के लोगों को दबाने के लिए पर्याप्त था। एक और चीज है कि मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर पश्चिम बंगाल सरकार के पास में भी है, और ऐसी घटनाएं होने पर आनन फानन में यदि सीआईडी को तुरंत जांच का जिम्मा दे दिया जाता है
तो क्यों नहीं ममता बनर्जी की सरकार के खुफिया विभाग के पास ये जानकारी होती है कि यहाँ पर हथियार जमा करके रखे गए हैं और वैसे लोगों को जिस उस इलाके के लोगों को कर दिया जाए, उस इलाके में अधिक तैनाती की जाए। इस बात को तौसीफ भाई ने भी कहा है कि वहां 3 साल से 8 साल दंगे होते हैं। क्यों होते हैं? और जब आपको मालूम कि बहुत सेंसिटिव इलाका है तो वहां पर आपको अतिरिक्त फोर्स देनी चाहिए थी। नंबर 2, नंबर 3, आपने सारे वीडियो देखे होंगे, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जहां पर पुलिस दंगाइयों को भगाने का प्रयास कर रही है। चौथी बात, सार्वजनिक तौर पर अगर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार थे तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, शोभा यात्रा, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा या हनुमान जी की शोभा यात्रा कभी भी निकली है तो वो जो हथियार है वो हथियार नहीं है, वो प्रतीक चिन्ह है और उनका इस्तेमाल कभी भी दंगों के लिए नहीं किया जाता। पांचवी बात कि जो लोग वहां पर पत्थर चलाने वाले थे, तौसीफ भाई इस बात का जवाब दीजिए कि इतने पत्थर चले हैं कि कई ट्रक भर जाए, वो पत्थर कहां से जमा करके रखे गए थे? क्या वो पत्थर पहले से जमा करके नहीं रखे गए थे? दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में देखिए, सच्चाई बात तो यह है, पार्टियां माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यह है कि सागर दिघी में अभी कुछ दिनों पहले एक उपचुनाव हुआ था। वो सीट तृणमूल की थी, तृणमूल वो सीट हार गई है। हारने के बाद में वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का रुझान सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति नहीं रहा है। नौशाद सिद्दीकी जो आईएसएफ के विधायक रहे हैं, उनकी लंबे समय तक गिरफ्तारी हुई है। मुसलमानों का एक वर्ग उनसे नाराज चल रहा है। दीदी को इस बात की चिंता है कि अल्पसंख्यक वर्ग उनसे कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए उनकी हिमायत करने के लिए दीदी ने ऐसा बयान जारी किया। वहां पर हिंदुओं का दोष है, मुसलमानों को दोष है, इस पचड़े में किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जहां हर वर्ष दंगे होते हो वहां पर क्यों नहीं आपने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली? और जहां तक अशोक जी NHRC की टीम को रोकने का तो इतिहास पुराना है। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव में जब दंगे हुए थे और उसकी जांच करने के लिए जब NHRC की टीम आती है तो उनकी एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी इनको तृणमूल पार्टी के लोगों ने कंधा से धक्का दिया था। ये तौसीफ भाई भी जानते होंगे, हावड़ा में एक बार दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम की नौबत आ गई थी, रैफ के जवान वहां कुछ कर नहीं रहे थे और एक लुंगीधारी युवक ने, मैं नहीं कह सकता कि किस समुदाय का रहा होगा, लेकिन एक युवक ने रैफ के जवान के पीठ पर लात चलाकर मारी थी। तमाम मीडिया में ये फोटो छपी है, इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। NHRC की टीम, मैं आखिरी बात कहूंगा कि NHRC की टीम जब विधानसभा चुनाव की हिंसा का प्रति पड़ताल करने के लिए जब आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हर जगह होता है रूल ऑफ लॉ, लेकिन पश्चिम बंगाल में है लॉ ऑफ रूलर। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ कानून का शासन है या सत्ता के बैठे हुए लोग जो है वो अपने मन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूशन भी लगता है कि जो आपने कहा, जाहिर सी बात है कि उस समय भी जब चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, मानवाधिकार आयोग की जो टीम आई थी, उस टीम के ऊपर भी हमला हुआ था, ये वहां पर हम सब ने देखा था। लेकिन सवाल यह है कि उसका कंटिन्यूशन है या जो आप कह रहे हैं कि सागर दीघी में जो कुछ हुआ उसके बाद एक नई स्ट्रैटेजी है पोलराइजेशन की। और सवाल यह है कि अगर पोलराइजेशन की स्ट्रैटेजी है तो क्या, जैसा प्रोफेसर दिनेश चंद्र वार्ष्णेय कह रहे हैं, क्या इस पोलराइजेशन में बीजेपी भी उसी तरह से शामिल है? लेकिन अहम सवाल यही है कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा था, इतने सालों से हो रहा था, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां क्या थी? मैं आऊंगा इन सब सवालों पे, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद ये डिबेट जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दो टूक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया, जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी, हर घर जल। दोटों को आप देख रहे हैं भगवान बचाए पश्चिम बंगाल को, ममता दीदी के बंगाल को भगवान बचाए। जैसी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए वहां पर यह बात कही गई कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो मानवाधिकार आयोग की जो टीम जो है
फैक्ट फाइंडिंग टीम रामनवमी की हिंसा के बाद राज्य का दौरा करने गई थी। उसने ये बात कही कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे भगवान बचाए। ये सब जो है उसके बाद जो है राजनीति वहां पे गरमाई हुई है। ममता दीदी कह रही है बीजेपी दरअसल ये पूरे दंगे कराए हैं बीजेपी ने, और वो कह रही है फैक्ट फाइंडिंग टीम की जरूरत क्या है जब स्थिति नियंत्रण में है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़े हुए, टीएमसी के प्रवक्ता प्रियंका टिबड़ेवाल जी मेरे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर दिनेश चंद्र वार्ष्णेय सीपीआई के जो हैं वो सदस्य हैं, नेता हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रियंका टिबड़ेवाल जी ये कंटिन्यूएशन है क्या? कि एक तो कंटिन्यूएशन की बात है क्योंकि मानवाधिकार आयोग की टीम आपने वो पूरा मामला जो है कोर्ट में लड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। कई महिलाओं ने बलात्कार के आरोप लगाए थे, वो मामले कोर्ट गए थे, टीएमसी ने इनकार किया था, आपने उसको लेकर के जो है अदालती लड़ाई लड़ी। मानवाधिकार आयोग की जब टीम आई उसके ऊपर उस वक्त हमला हुआ, अब दोबारा ये सब कुछ हो रहा है। ये कंटिन्यूएशन है या फिर एक नई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सागर दीघे के चुनाव हारने के बाद जो प्रकाश जी कह रहे हैं पोलराइज करना जरूरी है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि पहले भी मैंने इस बात को जो कि टीएमसी ने बार बार नकारा था, मैंने साबित करके दिखाया। सिर्फ कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए और ये बात साबित हुई कि यहाँ दंगे हुए थे और सरकार के पूरे संरक्षण में ये दंगे हुए हैं और यहाँ लोगों के ऊपर इस तरह की हिंसा हुई है और सरकार जो है चुप रही, उसको छुपाने की कोशिश की गई और पुलिस का भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। और फिर दोबारा यही हो रहा है और क्यों हो रहा है ये स्पष्ट है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है, अभी भाई साहब कह रहे थे यहाँ पर सागर डिगी इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल ये ताजा मामला है क्योंकि ऐसी हार जो मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करनी पड़ रही है ये उनके लिए और खतरनाक है क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में जिस एक कम्युनिटी और ये इतना काउंट करती है वो 30% वोट जिनको ये दूध देने वाली गाय कहती है, मैं नहीं कहती, कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ये जो है मुसलमान हमारे लिए दूध देने वाली गाय है, इनकी तो हम लात दिखाएंगे। तो वो लात इन्हें पड़ गई सागर डिगी में और कांग्रेस को चला गया वोट, तो ये घबरा गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स है उनको हटा के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खुद ममता बनर्जी ने अपने हाथों में ले ली। तो उससे क्या स्पष्ट होता है, आप देखिए, उसकी ठीक 2 दिन बाद ही ममता बनर्जी का ये बयान था। क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो दंगा करने वाले हैं वो दंगाई है, उन्होंने कहा कि ये जो दंगाई है और मुसलमानों से कहते हुए नाम लेते हुए कहा है कि इन दंगाई और दंगाबाजों को मारने के लिए आप कानून अपने हाथ में लीजिए। उनका ये वीडियो है। तो एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की बातें करती है और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करती है, 2 कम्युनिटीज के बीच में रिफ्ट लाने की कोशिश करती है, आज अगर ये कहीं और कोई नॉर्मल इंसान कह रहा होता तो दंगे भड़काने के आरोप में वो जेल में होता। पहली बात। अभी सीपीआई के भाई साहब कह रहे थे कि क्या दरकार है आप लोगों को शस्त्र लेके जाने की, तो भाई साहब ऐसा है कि मॉडर्न आप लोग काफी सूडो सेक्युलर टाइप के लोग हैं, आप हो सकता है संस्कृति को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, तो आपसे कह दूं कि सीएससी कहती है कि रामनवमी जो है और हनुमान जयंती जो एक फैशन है जो उत्तर प्रदेश से आया है। ये टीएमसी के प्रवक्ता का बयान मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है बंगाल में हमारी इन सब जगहों से हमारे यहाँ पर इन सब चीजों को मत लेकर के आइए, तो ये तो इनकी सोच है। तो बता दूं कि रामनवमी जो है 8000 साल पुराना एक हमारा कल्चरल इवेंट है जो हिंदुओं का त्योहार चले आ रहा है। ये हमारी मान्यता है जो हम प्रभु श्री राम को मानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर इस प्रोसेशन के पहले शस्त्र पूजन किया जाता है और वो शस्त्र क्या होते हैं, शस्त्र और अस्त्र दोनों चीजों में बहुत फर्क है। उनको वेपन्स के हिसाब से व्यवहार नहीं किया जाता। और जहां भी आपको कट्टा दिखाई दिया, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये, पुलिस उसको पकड़े, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये भी पता चले कि वो किसका संरक्षण लेकर के उस रैली में आया था और उसको किसने किस जगह से भेजा था। तो फोटो तो उसकी बीजेपी के लोगों के साथ है ना, दिखा रहे हैं मोहम्मद तौसीफ। फोटो तो अभी जो जेल में पार्थो चटर्जी है और अप्पा जी है जो मैडम, उनकी तो मुख्यमंत्री के साथ वीडियो है। तो क्या मुख्यमंत्री को जेल में डाल दीजिएगा? मुख्यमंत्री का तो उनको कंधा थपथपाते हुए वीडियो की बहुत बढ़िया काम कर रही है वर्षिता। उन्होंने क्या किया, चोरी किया, करप्शन के आरोप में जेल में है। तो फोटो किसके साथ है वो छोड़िए, उसकी मां ने स्वयं कहा कि लड़का टीएमसी करता था। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अस्त्र और शस्त्र ये जितनी भी चीजें आपने दिखाई वहां पर वार किन चीजों से हुआ? बोतलों से और पत्थरों से मारा गया। उस बंदूक से एक भी गोली नहीं चली। तौसीफ जी, तो जो लोग प्रोसेशन करने गए थे। हाँ, मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, आ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, 1 मिनट आ रहा हूँ, एक छोटा सा रिस्पॉन्ड लेकर आ रहा हूँ।
वो अच्छा बोलिए 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 प्रोफेसर साहब बोलिए बोलिए। अशोक जी देखिए, अभी जो प्रियंका जी ने बात बोली कि मैं इनके इतिहास ज्ञान पे तो नहीं जाना चाहता। 8000 साल से ये बोल रही हैं, 8000 साल हो गया नवपाषाण काल। उस काल में कोई भी ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं हुई। इन्होंने 3000 साल बोला। 8000 बोल लीजिए, 3000 साल में भी हमें कोई ऐसा दे देगा। मैं आपको इतिहास ज्ञान पे एक बात जानना चाहता हूँ। ओके ओके, एक एक करके रुकिए, हाँ बोलिए। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्षेत्रीयता के आधार पे हिंदुस्तान में समाज वैज्ञानिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थोड़े थोड़े दूर बाद देवी देवता बदल जाते हैं। ये बात तो फैक्ट है ना कि बंगाल में राम वाली जो धार्मिक संस्कृति थी वो नहीं थी, नहीं है वो। ये निश्चित तौर पे उत्तर भारत से, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मैं अब फिर कह रहा हूं कि इनको क्या जरूरत है कि ये बजरंग दल वालों को समर्थन करते हुए उनसे कहें कि साहब आप रामनवमी पर हथियार लेके चलो। कौन से ग्रंथ में ये लिखा है मुझे बताइए ना। रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, कहां लिखा है मुझे बताइए ना। पुराणों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है। मैं भी इतिहास का प्रोफेसर और मैं यही पढ़ा। सर एक मिनट, मैं तीसरी बात मैं जानना चाहता हूँ। तीसरी बात एक मिनट प्रकाश जी बात बताइए कि किसी छत से पत्थर आ रहे थे। तौसीफ भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आजकल तो पुलिस जो है ड्रोन का यूज करती है। आपने जिस इलाके की परमिशन दी थी उस इलाके को ड्रोन से सर्विलियंस में क्यों नहीं रखा? अगर आप सर्विलियंस करा लेते तो ना तो इनके हथियार चल सकते थे उस जगह से, ना वो पत्थर छतों में इकट्ठे हो सकते थे। अगर ये दोनों में तो दोनों की, कांग्रेस टीएमसी की और बीजेपी की मिली भगत से हुआ है। ओके ओके, मैं प्रोफेसर एक बात, प्रकाश जी आपको मौका दूं, उससे पहले सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, जाहिर सी बात है कौन सी संस्कृति कहां से आई, किसकी क्या पूजा, मुझे लगता है ये किसी भी व्यक्ति का जो है एक निजी तौर पर मतलब आप मुझे ध्यान है दिल्ली में दुर्गा पूजा बहुत देर से आई। दिल्ली में पहले दुर्गा पूजा नहीं होती थी, आज दिल्ली में बहुत दुर्गा पूजा होती है। उसके पहले दिल्ली में गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम नहीं होते थे, आज लोग गणेशोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। तो जिसकी जहां श्रद्धा वो तो मुझे लगता है भारत एक है, जो जिसको श्रद्धा हो वो वहां पर बनाए। लेकिन प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं तौसीफ जी के पास। मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो कहते हैं बात को। ओके एक एक करके आप प्रकाश जी। सर दो लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही। प्रियंका जी को भी समझना चाहिए, तौसीफ भाई को। ओके प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर तौसीफ जी के पास जाता हूँ जी। दिनेश जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर है। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए विनम्र भाव से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि राम का उत्तर भारत से पश्चिम बंगाल में क्यों आ गया। उनकी पार्टी तो खुद चाइना से आई हुई है। चलिए ओके बताइए मुझे, आपका वामपंथ यहाँ क्या कर रहा है? पूरे भारतवर्ष में शून्य पर है और सनातन धर्मियों की बहुलता वाले देश में राम पश्चिम बंगाल में पूजा जाए, केरल में पूजा जाए, आपको इस पर आपत्ति है? ओके मुझे लगता है सरस्वती पूजा नहीं करने देते थे। आप लोगों ने हमारे धर्म की संस्कृति को बिगाड़ कर रख दिया है और वर्तमान मुख्यमंत्री क्या है बताओ ना। ओके मुझे लगता है विषय थोड़ा विषयांतर हो रहा है। ठीक है, जिसका चित्त दुखता है वो हिंदू है। ओके सर, ओके सनातन संस्कृति पर वर्जित करने के लिए ओके सर मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है। एक मिनट रुकिए सर, विषय पर आ जाते हैं। सुनिए विषय पर आ जाते हैं सर मेरा निवेदन है। एक बार फिर तौसीफ जी में सुनिए सर, एक मिनट सर मेरा जो डिबेट है वो हिंदू। एक मिनट सर मेरा डिबेट का विषय, एक मिनट मेरा डिबेट, अरे रुकिए प्लीज। मेरा डिबेट का विषय जो है रामनवमी कब से हो रही है, क्यों मनानी चाहिए, कहां होनी चाहिए, मेरा विषय वो नहीं है। सवाल यह है कि रामनवमी पे हिंसा क्यों हुई और उस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। एक मिनट सर, आपने धर्म का प्रयोग सर एक मिनट, अरे सर नहीं एक मिनट प्रोफेसर साहब
प्रोफेसर साहब एक मिनट, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकालना चाहता है, उसको धर्म का प्रयोग नहीं कह सकते हम कि वो धर्म का प्रयोग कर रहा है, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही वो जो आपने सर जो आपने इंपॉर्टेंट बात की वो ये सर, आपने जो इंपॉर्टेंट बात की, इंपॉर्टेंट वो है कि आज की तारीख में ड्रोन है, सब कुछ है, तो फिर सवाल यह कि ये पत्थर कैसे पहुंच गया, उसको लेकर पुलिस ने तैयारी क्यों नहीं की, जबकि उस इलाके में बार बार ये हो रहा था। इंपॉर्टेंट सवाल वो है, तो प्लीज हम इंपॉर्टेंट सवालों पे बने रहे, क्योंकि बात पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर इंपॉर्टेंट है। बोलिए तौसीफ जी, भाई सब कुछ है अवेलेबल, पुलिस ने क्यों नहीं अब तक ड्रोन से, बाकी सब देश में सब राज्यों में ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं आप लोगों ने हिंसाग्रस्त इलाकों को 100 मीटर को आप ड्रोन से एक बार कर लेते तो शायद ये सब होता ही नहीं। आपने बिल्कुल ये सही बात कहा कि सब शहरों में ये हो रहा है और होना भी चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। और सिर्फ बंगाल नहीं, सारे शहरों में ही रामनवमी को लेके कहीं ना कहीं दंगे हुए हैं। और मैं इसका भी रिपोर्ट लेना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट कहाँ कहाँ गया और क्या क्या कमीशन हुई है वहां पर, और रिपोर्ट क्या आया। रही बात सीपीएम के, वहां पर पैनलिस्ट कह रहे थे कि धर्म के, देखिए उनके लिए धर्म सेकेंडरी आता है, उनके लिए धर्म पहले नहीं आता है। और रही बात कि रामनवमी पहले होती थी बंगाल में या नहीं होती थी, मैंने भी पहले नहीं देखा था, पर अगर आज होती है तो मसला क्या, बिल्कुल होनी चाहिए। राम भगवान या किसी भी मजहब के लिए कोई नई बात थोड़ी ना कि आज से हमने शुरू कर दिया, आज क्या कल भी शुरू करिए, हमेशा से शुरू करिए और दिन भर नवरात्रि बनाइए और माता की चौक यहाँ लगाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि इस त्योहार को आप किस तरीके से पलटना चाहते हैं। कोई एंजॉय करना चाहता है, कोई श्रद्धा से रहना चाहता है, कोई यहाँ पर आपसी बैर कराना चाह रहा। प्रॉब्लम और कुछ नहीं। रही बात दस्तावेजों की, कि उस लड़के को पकड़ा क्यों नहीं किया, बहुत बड़ी सवाल है और हमेशा तू मैं नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि अगर वो लड़का जो बीजेपी का कार्य करता है उसके हाथ में जब पिस्तौल मिला तो क्यों मिला, नहीं मिलना चाहिए था, पुलिस को पहले सर्च कर लेना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं क्या आपको यह सही नहीं लगता, गलत भी लगना चाहिए कि कोई भी अगर रिलीजियस प्रोसेशन, एक सेकंड सर, कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन निकले, अगर फर्ज कीजिए आज जुमे का नमाजी अगर निकले और पुलिस आकर अगर आपके बदन को सर्च करे, तब तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो इसी तरीके से रामनवमी का एक पवित्र रैली निकलने के पहले आप किसके शस्त्र का आप यूज करेंगे। बात यहां यह भी आ रही है कि कई हजार साल पहले जब ये शस्त्र लेके निकलते थे तो ये शस्त्र दंगे फैलाने के लिए नहीं होते थे, वो राम के प्रतीक था। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं। तो क्या 9mm पिस्तौल कट्टा भी राम के प्रतीक है? नहीं, आज 9mm निकला तो क्या 2 साल के बाद ये रैली में AK-47 लेके घूमेंगे? सुनिए, ओके प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी क्या एग्जांपल सेट कर, नहीं प्रियंका जी रिस्पॉन्ड, एक मिनट, तौसीफ जी झंडा लेके निकलिए, तौसीफ जी उसका एक मिनट रास्ते में अगर मुसलमान तौसीफ जी सुनिए, तौसीफ जी दिखे तो उनको भी प्रसाद खिलाइए। तौसीफ जी सुनिए, नहीं तौसीफ जी सुनिए, राम के नाम तो मैं, अरे तौसीफ जी सुनिए तो सही, तौसीफ जी सुनिए तो सही। आप जो कह रहे हैं कट्टे का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता, ना किसी को करना चाहिए, वो पूरी तरह से इल्लीगल है। उसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है, सब कह रहे हैं कि वो कार्रवाई बिल्कुल सही है। नहीं ठीक है, ओके चलिए, लेकिन मुझे जो एक बड़ा सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूं वो ये है, ममता दीदी जब ये कहती हैं कि भाई मुसलमान रोजे के दिनों में ऐसा नहीं कर सकते, जब ममता दीदी ये कहती हैं कि भाई रामनवमी में जो शामिल हो वो जो है इस तरह की हरकत ना करे, और यही बात जो है जस्टिस नरसिम्हन ने कहा, उन्होंने कहा ममता दीदी मैं और तुम करती है, हम और तुम करती हैं, और वो कह रहे हैं कि समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं मुख्यमंत्री। सर आज जितने भी स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज है, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्कीम हमें दिया जा रहा है, द्वारे सरकार, घर पे सरकार चले गई है, राशन मिल रहा है, तो क्या सर इनको ही सिर्फ दिया जा रहा है जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया? अरे सर वो स्कीम तो हर पार्टी, सर स्कीम को छोड़ दीजिए ना सर, स्कीम तो एक मिनट सर, स्कीम तो मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो है स्कॉलरशिप मिल रही है। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि फिर आप क्यों सरकार को स्कीम के बाद गवर्नमेंट के पास
1 साल से जो पैसा नहीं आया, मैं मोदी जी से इसके भी निवेदन करता हूं। नहीं, सुनिए, अरे बाबा, आप स्कीम को स्कीम को दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं सर, आप स्कीम दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पोलराइज नहीं कर रहे। ममता बोलिए टिब्रेवाल जी, प्रियंका जी बोलिए, प्रियंका जी बोलिए, ओके प्रियंका जी मुद्दे की बात जब आपने पूछी, प्रश्न प्रियंका जी की आवाज थोड़ा ठीक कर दीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शुरू से इनकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज अगर ऊपर को है तो इनकी आवाज ठीक कर दीजिए। प्रियंका जी, इस बात को साबित नहीं कर पाए कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई, इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पे अपीजमेंट की राजनीति की, इसीलिए ये मुद्दे से ऐसे दूसरी ओर जा रहे हैं, जबकि असलियत तो यही है कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ही इन दंगों को और भड़काया है। मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान देती है, उसी से यहाँ दंगे भड़के और सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर के बात करती है, जबकि वो पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। पुलिस, अभी तौसीफ ने कहा कि क्या किसी की बॉडी सर्च करनी चाहिए, नहीं, लेकिन आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? आपकी मुख्यमंत्री ने वहां शाम को खड़े होकर के क्या कहा? मुख्यमंत्री ने यह कहा कि बाहर से लोग आए थे, होटलों में रुके हैं दंगा भड़काने के लिए, हमें सब खबर थी। यानी खबर होने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया, तो आपके इरादे थे दंगा भड़काने के। ओके, इस बीच मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना, उसके बाद आप प्रोफेसर साहब रुकिएगा, उसके बाद एक टिप्पणी के लिए मैं जरूर आऊंगा। जो हमने आदिवासी महिलाओं के साथ जो देखा उस पर ऊपर मैं जरूर चाहूंगा एक टिप्पणी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और ये भी पहली बार नहीं हो रहा है। चुनावों के बाद हमने देखा था कई गांवों में महिलाओं को कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई जा रही थी। अगर इस तरह की संस्कृति होगी तो फिर तो पश्चिम बंगाल को भगवान बचाए। मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। दो टूक आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान बचाए जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसकी कानून व्यवस्था को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो मानवाधिकार आयोग की टीम थी उसने ये टिप्पणी की है। तौसीफ जी, जल्दी से आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा। वो जो कुछ हमने देखा, महिलाओं को 1 किलोमीटर तक, आदिवासी 3 महिलाओं को जो दंडवत किया गया, दंडवत का जो दंड दिया गया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो स्थिति जो है। अब आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल का कल्चर ये नहीं है, तो कल्चर तो बिल्कुल ये नहीं है कि आदिवासी महिलाओं को ऐसे दंड दिया जाए क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। सर, इसकी भी फैक्ट फाइंडिंग करा लीजिए ना सर, कि किसने क्या ज्वाइन किया, उनको किस लिए सजा दिया गया और कहां से ये आ रही है, किसके बोलने पे पर ये हो रहा है, इसलिए भी पर फैक्ट फाइंडिंग करा लीजिए। और डिबेट में बैठने को तैयार हूं सर, कल वापस से इस डिबेट में बैठा लीजिए, आप भी फैक्ट फाइंडिंग करा लीजिए। मतलब आप मना कर रहे हैं? हुआ ये, क्यों हुआ ये, वीडियो किस कारण रिलीज हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है। सर, हर सच्चाई जो दिखता है सर, उसके पीछे बहुत सारे वजूहात होते हैं, हाँ। बहुत सारे रीजन क्या है। आप जल्दी, मेरे पास समय कम है, सामने रखना बहुत जरूरी है। सर मेरे पास समय कम है, जल्दी से बता दीजिए क्या वजूहात हैं इसके पीछे। सर वही तो वजूहात जानना बहुत जरूरी है
कि सर इसके पीछे बीजेपी का कितना बड़ा षड्यंत्र है। ओके, प्रियंका जी, वीडियो बनाया, प्रियंका जी, षड्यंत्र है कि एक महिला मुख्यमंत्री, एक आदिवासी। ओके 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 सर, 1 मिनट, 1 किलोमीटर ओके रुकिए, ओके रुकिए, अरे रुकिए सर, 1 मिनट प्लीज, मेरे पास समय कम है, 1 मिनट। प्रियंका जी वो कह रहे हैं षड्यंत्र है बीजेपी का। मैं यही कह रही हूँ कि पुलिस मंत्री, मुख्यमंत्री खुद है, औरतों के साथ अगर इस सच में तरह सर, का भगवान अत्याचार हो रहा है, 1 मिनट सर, 1 मिनट, क्यों जांच तौसीफ नहीं जी रुकिए करवाई? प्लीज। वीडियो तो इतने दिन से वायरल हुआ, मुख्यमंत्री ने क्यों जांच नहीं कराई? इतिहास गवाह है, जिस पार्टी ने हिंसा की राजनीति की है उसका अस्तित्व खत्म हो गया। आज यही है कारण कि सीपीआई और टीएमसी दोनों का जो नेशनल स्टेटस है, MP थे। ओके 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 सर, मेरे पास समय नहीं है। प्रकाश जी आपको जोड़ना चाहते हैं जो घटना हुई? उसको नेशनल पार्टी बोलने वाले आज रीजनल में आ गए। उन्हीं की पार्टी की MP अपरूपा पोद्दार ने कहा है कि ये तृणमूल की पार्टी की गाइडलाइंस में है कि जो पार्टी छोड़कर जाएगा उसे वापस आने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। ओके सर, प्रायश्चित अपरूपा पोद्दार, ओके ओके ओके, चलिए सर, समय इतना ही है, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। बंगाल के सर ओके, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। लेकिन जो प्रकाश जी ने जो जानकारी दी, अगर अपरूपा पोद्दार टीएमसी की सांसद कह रही हैं कि ये जो है एक प्रायश्चित की परंपरा है, कोई अगर बाहर जाएगा, तो फिर मुझे लगता है ये जो शर्मनाक है। इस तरह की प्रायश्चित जो है, डेमोक्रेसी में किसी को इस तरह से दंड देने का अधिकार किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। बहरहाल, लेकिन जो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो गंभीर है, उस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।